सोचिए, एक राजा जो एक युद्ध जीतकर सब कुछ हार गया, या शायद उसने वो पा लिया जो बड़ी बड़ी सल्तनतें नहीं पा सकी। ये कहानी एक ऐसे सम्राट की है जिसने लाशों के ढेर देखकर जश्न नहीं मनाया, बल्कि हमेशा के लिए अपने हथियार फेंक दिए। ये कहानी है तलवार से जीती दुनिया को दिल से चलाने की। तो चलिए जानते हैं कि कैसे भारत का एक सबसे ताकतवर सम्राट, जिसे कुछ कहानियों में चंड अशोक यानी निर्दयी अशोक कहा गया, इतिहास के सबसे खूनी जंग के बाद दुनिया के लिए शांति की मिसाल बन गया। ये कहानी है अशोक की, चंड अशोक से देवानाम प्रिय अशोक बनने की। आज हम जिसे अशोक महान कहते हैं वो हमेशा से महान नहीं था। सम्राट अशोक मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य का पोता और सम्राट बिंदुसार का बेटा था। उसमें एक जबरदस्त शासक के सारे गुण थे, तेज दिमाग, हिम्मत और कमाल का योद्धा। लेकिन साथ ही उसके अंदर सत्ता की एक ऐसी आग थी जो उसे क्रूर बनाती गई। बौद्ध कथाओं में तो उसे चंड अशोक यानी निर्दयी अशोक तक कहा गया है। ये कथाएं बताती हैं कि सम्राट बिंदुसार अशोक को पसंद नहीं करते थे और अपने बड़े बेटे सुशीन को राजा बनाना चाहते थे। इसी बात ने अशोक के मन में बगावत की चिंगारी जला दी। जब बिंदुसार की मौत हुई तो सिंहासन पाने के लिए भाइयों के बीच खूनी संघर्ष हुआ। कहा जाता है कि अशोक ने अपने उन कई भाइयों को रास्ते से हटा दिया जो उसके और गद्दी के बीच खड़े थे। हालांकि इतिहासकारों का मानना है कि ये बातें जो अशोक की मृत्यु के सदियों बाद लिखी गईं, कुछ हद तक बढ़ा चढ़ाकर भी बताई गई हो सकती हैं। लेकिन इतना तो तय है कि सत्ता के लिए हुए इस संघर्ष के बाद ही अशोक मौर्य साम्राज्य का सम्राट बना। गद्दी तो मिल गई, पर अशोक की भूख अभी शांत नहीं हुई थी। उसकी नजरें अब एक ऐसे सपने पर थीं जिसे उसके दादा और पिता भी पूरा नहीं कर पाए थे, अखंड भारत का सपना। और इस सपने के रास्ते में एक छोटा लेकिन बहुत ताकतवर राज्य खड़ा था, कलिंग। कलिंग यानी आज का ओडिशा। उस समय एक बेहद अमीर और शक्तिशाली राज्य था। समुद्र किनारे होने की वजह से इसके बंदरगाह व्यापार के बड़े केंद्र थे और इसकी नौसेना भी काफी मजबूत थी। राजनीतिक तौर पर भी कलिंग मौर्य साम्राज्य के लिए एक चुनौती था। ये उत्तर और दक्षिण भारत को जोड़ने वाले रास्तों पर नियंत्रण रखता था और जब तक कलिंग आजाद था, पूरे भारत पर एक छत्र राज करने का मौर्य सपना अधूरा था। अशोक की महत्वाकांक्षा के पीछे एक और वजह थी। उसके दादा चंद्रगुप्त मौर्य और पिता बिंदुसार दोनों ही कलिंग को जीतने में नाकाम रहे थे। यह असफलता अशोक को एक व्यक्तिगत चुनौती जैसी लगती थी। कलिंग को जीतना सिर्फ साम्राज्य का विस्तार नहीं, बल्कि अपने पूर्वजों से आगे निकलने का एक मौका था। अपने राज्याभिषेक के 8वें साल 261 ईसा पूर्व में अशोक ने अपनी विशाल सेना को कलिंग पर चढ़ाई का आदेश दिया। उसने कलिंग के राजा को संदेश भेजा कि वो मौर्य साम्राज्य की अधीनता स्वीकार कर ले, लेकिन कलिंग के स्वाभिमानी लोगों ने झुकने से मना कर दिया। और यहीं से उस भयानक युद्ध की शुरुआत हुई जिसने इतिहास का रुख हमेशा के लिए बदल दिया। तो आखिर उस कलिंग युद्ध में ऐसा क्या हुआ जिसने अशोक को हमेशा के लिए बदल दिया? ये कोई मामूली लड़ाई नहीं थी। ये भारतीय इतिहास की सबसे भयानक और विनाशकारी जंगों में से एक थी। अशोक की विशाल मौर्य सेना ने कलिंग को घेर तो लिया, लेकिन कलिंग के वीरों ने अपनी मिट्टी के लिए ऐसी दिलेरी से लड़ाई लड़ी कि मौर्य सेना के भी होश उड़ गए। यह एक भीषण युद्ध था। हर तरफ बस मौत का तांडव था। पास बहने वाली दया नदी का पानी सैनिकों के खून से लाल हो गया था। ये लड़ाई सिर्फ फौजियों के बीच नहीं थी। कलिंग के आम लोग भी अपनी आजादी बचाने के लिए हथियार उठा चुके थे। अशोक ने खुद अपने 13वें शिलालेख में लिखवाया है कि इस जंग में 1 लाख से ज्यादा लोग मारे गए, 1.5 लाख लोगों को बंदी बना लिया गया और न जाने कितने ही लोग भूखमरी और बीमारी की वजह से मर गए। अब इतिहासकार मानते हैं कि ये आंकड़े शायद उस भयानक विनाश को दर्शाने का एक तरीका हो, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि तबाही बहुत बड़ी थी। आखिर में जीत अशोक की हुई। कलिंग को मौर्य साम्राज्य में मिला लिया गया। सैन्य नजरिए से देखें तो ये एक बहुत बड़ी जीत थी। अशोक ने वो कर दिखाया था जो उसके पूर्वज नहीं कर पाए थे। मौर्य साम्राज्य अपने शिखर पर पहुंच चुका था, पर ये एक ऐसी जीत थी जिसकी कीमत इंसानियत ने चुकाई थी। जंग खत्म हो चुकी थी। सम्राट अशोक अपनी जीत को देखने के लिए युद्ध के मैदान में पहुंचा, लेकिन वहां उसने जो देखा, उसने उसके अंदर के विजेता को, उसके गुरूर को और उसके इंसान को झकझोर कर रख दिया। जहां तक नजर जा रही थी बस लाशों के ढेर थे। ये जीत का जश्न नहीं, इंसानियत का मातम था। उसे एक पल में अशोक को अपनी जीत से घिन होने लगी। उसे अपनी तलवार, अपनी ताकत, अपनी महत्वाकांक्षा, हर चीज से नफरत हो गई। उसका दिल पश्चाताप और अपराध बोध से भर गया। ये वो पल था जिसने बदलाव की नींव रखी। ये कहना शायद सही न हो कि वो एक ही पल में संत बन गया, क्योंकि ऐसे बड़े बदलावों में समय लगता है। लेकिन उस मैदान में चंड अशोक की सोच की मौत हो गई थी और एक नए अशोक का जन्म शुरू हो चुका था। वो सम्राट जिसने कुछ ही वक्त पहले लाखों लोगों की मौत का फरमान सुनाया था, अब किसी एक जीव की हत्या के ख्याल से भी कांप रहा था। उसने कसम खाई कि अब वो कभी युद्ध नहीं करेगा। कलिंग की तबाही के बाद अशोक शांति की तलाश में लग गया। बौद्ध कथाओं के अनुसार इसी दौरान वो उपगुप्त नाम के एक बौद्ध भिक्षु से मिले, जिनकी बातों ने उन्हें बहुत प्रभावित किया। धीरे धीरे अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया और हिंसा का रास्ता हमेशा के लिए छोड़ दिया। लेकिन अशोक सिर्फ एक आम अनुयायी नहीं बना। उसने अपनी पूरी ताकत और सल्तनत के सारे संसाधन शांति और इंसानियत का संदेश फैलाने में लगा दिए। उसने भेरी घोष यानी युद्ध के नगाड़े की जगह धम्म घोष यानी धर्म और नेकी के संदेश को अपनाया। उसने हथियारों से जीतने की नीति दिग्विजय छोड़कर दिलों को जीतने की नीति धम्म विजय अपनाई।
अशोक ने पूरे साम्राज्य में चट्टानों और खंभों पर संदेश खुदवाए, जिनमें उसने लोगों को अहिंसा, सच्चाई, दया और सभी के लिए सम्मान की बातें सिखाई। उसने सिर्फ इंसानों के लिए ही नहीं बल्कि जानवरों के लिए भी अस्पताल बनवाए, सड़कें बनवाई और उनके किनारे पेड़ लगवाए। उसने बौद्ध धर्म को भारत से निकालकर दुनिया तक पहुंचाया। इसके लिए उसने अपने बेटे महेंद्र और बेटी संघमित्रा को भी श्रीलंका जैसे देशों में भेजा। कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने करीब 30 सालों तक शांति और सद्भाव से राज किया। अशोक की कहानी सिर्फ एक राजा के बदलने की कहानी नहीं है। ये इस बात का सबूत है कि इंसान अपनी सबसे बड़ी गलतियों से सीख कर भी महान बन सकता है। ये हमें सिखाती है कि असली जीत जमीन के टुकड़े पर कब्जा करना नहीं बल्कि लोगों के दिलों में जगह बनाना है। अशोक एक युद्ध जीतकर सम्राट बना, लेकिन जब उसने युद्ध छोड़ा तो वो देवा नाम प्रिय बन गया, यानी देवताओं का प्यारा। उसकी विरासत आज भी हमारे साथ है। हमारे तिरंगे के बीच मौजूद अशोक चक्र उसी के धम्म चक्र की याद दिलाता है और हमारा राष्ट्रीय चिन्ह सारनाथ के अशोक स्तंभ से ही लिया गया है। तो सवाल आज भी वही है, ताकत का असली मतलब जीतना है या माफ करना, विस्तार करना है या भला करना? आप अशोक के इस बदलाव के बारे में क्या सोचते हैं? नीचे कमेंट्स में हमें जरूर बताइएगा। और अगर आपको इतिहास की ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। ऐसी ही और कहानियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए।